राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, एयर इंडिया ने सभी पायलटों के लिए डोप टेस्ट को अनिवार्य किया। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाएगा पश्चिम बंगाल के निर्माता का इतिहास। केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल, अब बीजेपी सांसद ने बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने के मामले में केंद्र सरकार और फसई को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सार्थक चर्चा से भागने का आरोप लगाया। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला की ओर से आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का कांग्रेस, टीएमसी और सपा ने बहिष्कार किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने डंपर और टिप्पर वाहनों के लिए नए नियम जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि सरकार प्रहार रणनीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से अपने पसंदीदा लोगों की आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीख लेने का आह्वान किया। सरकार ने संसद में बताया कि 2025 में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा शिकायतें जिन शीर्ष 10 ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं, उनमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो शामिल हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में एक महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली वर्षों से विकास के लिए तरस रही थी और पिछली सरकार ने कई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने धनराशि आवंटित कर विकास कार्यों को गति दी है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम उनकी सरकार ने 1.5 साल में किया है। ये विकास के काम ऐसा नहीं है कि अभी इसकी जरूरत महसूस हुई, सालों से दिल्ली की जनता की जरूरत है। ये काम छोटी छोटी जरूरतों के लिए दिल्ली राज्य के लोग तरसते रहे, परेशान रहे। अभी हमारा विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, उस सत्र में भी मैंने बताया ऐसा नहीं था कि पिछली सरकार के पास फंड नहीं था, फंड भी था, अधिकारी भी थे, पर काम करने की इच्छा नहीं थी। नहीं तो 80,000 करोड़ के फंड में से 20,000 करोड़ रुपए वापस चले गए, कोई काम ही नहीं हुआ। ये जो काम जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, ये काम भी वर्षों से सैंक्शन था, परंतु उसकी स्वीकृति तक भी सरकार ने दे नहीं रखी थी। और हमारे आने के बाद उस पे सारे नो ऑब्जेक्शन दिए गए, उसके लिए दोबारा से फंड एलोकेट किया गया और आज उस काम का उद्घाटन जनता को समर्पित किया जा रहा है। और ऐसे ही पूरी दिल्ली में जरा सोचिए, इतने सालों से उसी ड्रेनेज सिस्टम पे दिल्ली चल रही है। 50-50 साल पुरानी नालियां, नाले कभी रेनोवेट नहीं हुए, जरूरतें बढ़ती गई, दिल्ली की पॉपुलेशन डबल हो चुकी, फिर भी 15 साल की सरकार हो या 11 साल वाली सरकार हो, किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, इनमें डीसिल्टिंग होनी चाहिए। क्यों जितनी बार भी बारिश आती है दिल्ली में जल भराव हो जाता है, गलियों में पानी बहने लग जाता है? क्यों होता था ऐसा? ये पिछली सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। ना तो उनकी नीयत थी, ना ही उनकी नीतियां स्पष्ट थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से दिल्ली में बनी, उस दिन से सही मायने में दिल्ली में विकास कार्य शुरू हो पाए। और इस छोटे से कार्यकाल में
1.5 साल के इस कार्यकाल में वो सारे काम, वो सारी पॉलिसीज जो अभी तक कहीं लटकी हुई थी, अटकी हुई थी या भटकी हुई थी, वो सब पूरी की गई। ये फर्क है आपकी वोट की ताकत में, जब आप मौका देते हैं मेहनती सरकार को। वो सरकार जो 24/7 काम करती है, तब रिजल्ट कैसे आते हैं, तब सुविधाएं कैसे खड़ी होती है। और मैं विश्वास दिलाती हूं आपको, दिल्ली राज्य में जितना काम उन्होंने पिछले 11 साल में नहीं किया होगा, उससे ज्यादा काम इस 1.5 साल में आपकी अपनी सरकार कर चुकी है। क्यों? क्या कारण था कि अब कूड़े के पहाड़ घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यमुना साफ होती हुई दिखाई दे रही है, सड़कें बेहतर नजर आ रही है, जो काम रुके हुए थे वो काम हो पा रहे हैं। जरूर सोचिएगा, यदि ये सरकार नहीं होती तो क्या ऐसा हो पाता। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आयुषी डबास को दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन की उपायुक्त की जिम्मेदारी दिए जाने से पूरी दिल्ली में चर्चा का माहौल है। करोलबाग जोन वार्ड समिति की चेयरमैन अलका ढींगरा ने नवनियुक्त डीसी आयुषी डबास का स्वागत किया। आयुषी डबास विशेष रूप से इसीलिए चर्चा में है, उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में अखिल भारतीय 48वीं रैंक हासिल की थी। आयुषी डबास की सफलता की कहानी शिक्षा और प्रशासनिक सेवा तक पहुंचने के संघर्ष से जुड़ी है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से स्नातक किया और बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से इतिहास में परस्नातक की डिग्री हासिल की। आईएएस बनने से पहले आयुषी ने करीब 1 दशक तक अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने एमसीडी के एक स्कूल में संविदा प्राथमिक शिक्षिका के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद 2019 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे दिल्ली सरकार के स्कूल में इतिहास की शिक्षिका बनी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी उन्होंने नौकरी के साथ जारी रखी। 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में आयुषी ने 48वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की। उनके अनुसार यह उनका 5वां प्रयास था। अपनी सफलता में उन्होंने परिवार, विशेषकर अपनी मां आशा रानी के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार परिवार के सदस्य उनके लिए अध्ययन सामग्री रिकॉर्ड करते थे ताकि वे उसका उपयोग तैयारी में कर सकें। आयुषी डबास 2025 में टेलीविजन कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में भी शामिल हुई थी और उन्होंने 25 लाख रुपए जीते। इस दौरान भी उन्हें आईएएस अधिकारी के रूप में व्यापक पहचान मिली। करोलबाग जोन में उपायुक्त की जिम्मेदारी मिलने की स्थिति में उनके सामने दिल्ली नगर निगम के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। करोलबाग जोन दिल्ली के महत्वपूर्ण निगम क्षेत्रों में शामिल है, जहां घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों के साथ साथ बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं। ऐसे क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, भवन सुरक्षा, स्वच्छता, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधन तथा निगम संपत्तियों से जुड़े मामले पर डिप्टी कमिश्नर स्तर पर लगातार निगरानी की आवश्यकता रहती है। आयुषी डबास का शिक्षक से आईएएस अधिकारी बनने तक का सफर इस बात का उदाहरण है कि कड़ी मेहनत से उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक पहुंच संभव है। उनकी 48वीं अखिल भारतीय रैंक और प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ना विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। जनता को उम्मीद है कि आयुषी अपने ज्ञान की रोशनी से जोन में फैले भ्रष्टाचार के अंधेरे को मिटाने का काम करेंगी और करोलबाग जोन विकास की दिशा में अग्रसर होगा। यह भी उम्मीद की जा रही है कि जोन अध्यक्षा और नवनियुक्त डीसी की महिला शक्ति मिलकर दिल्ली के विकास में बाधक बन रहे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेगी। बिहार के पटना स्थित बापू सभागार में बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं बल्कि लोक सेवा और जन कल्याण का माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, निष्पक्षता और भयमुक्त होकर जनता की सेवा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के समर्थन से विकसित भारत और समृद्ध बिहार का लक्ष्य साकार होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा
चयनित 2027 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सभी पदाधिकारीगण और सर्वप्रथम बिहार में जैसे हमें बताया गया कि आज बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के बाद इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी भी 2000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का रिकॉर्ड बना, तो आज आप तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। मैं सर्वप्रथम आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी, आपके पूजनीय माताजी पिताजी जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से आज आप नियुक्ति पत्र लेने आए और आपकी कड़ी मेहनत से आपने लगन लग करके पढ़ाई करके इस परीक्षा को पास किया और आज बिहार में सरकारी नियुक्ति के तौर पर 2027 नए पदाधिकारी के तौर पर आप चयनित हुए हैं। सबको मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं साथियों। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत चाहते हैं साथियों, और विकसित भारत बनाने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब आप नेतृत्व कर रहे होंगे। आज आपकी नियुक्ति हुई है। आज से 25 साल बाद आप बिहार को और देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप तमाम सपने लेकर आए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है साथियों। ये जन कल्याण का सेवा का रास्ता है, क्योंकि आपकी कलम की स्याही से किसी न किसी नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, उनके जीवन उन्नति का रास्ता खुलेगा। ये आपको तय करना है साथियों, क्योंकि जिस भी फाइल पर आप दस्तखत करेंगे उस फाइल से एक परिवार, एक समूह, एक समाज इंतजार कर रहा होगा कि हमको न्याय मिल सके। क्योंकि आप अब सरकारी नियुक्ति के माध्यम से सरकारी पदाधिकारी हो जाएंगे और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। अभी तक एक विद्यार्थी छात्र जीवन को आप जी रहे थे, लेकिन अब बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा, क्योंकि आप जितने ईमानदार होंगे उतने ही बिहार आगे प्रगति करेगा साथियों। और आपके जीवन, ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है, क्योंकि पद अधिकार देता है, लेकिन पद जो है ये सेवा का भाव भी देता है। सेवा तभी आप कर पाएंगे जब आप भय मुक्त होकर निर्णय लेने का काम करेंगे। जो आपके स्टेज पर बैठे हैं ये सभी लोग सेवक के तौर पर काम करें और आपको भी जनता का सेवक बनकर बिहार की उन्नति के लिए काम करना है। यही आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि आप रोज सीखिए, रोज बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए, बिहार की जनता का भलाई कीजिए। यही आग्रह करते हुए आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, आपके परिवार को शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने मॉनसून सत्र 2026 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पूरा सत्र हंगामे के कारण बाधित रहा और इसे उन्होंने वॉश आउट बताया। जयराम ने कहा कि 2015 के बाद यह दूसरी बार है जब मॉनसून सत्र इस तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने एकजुट होकर रणनीति बनाई और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को शीतकालीन सत्र तक टालने में सफलता मिली। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि मॉनसून सत्र 2026
बिल्कुल वॉश आउट हुआ है, पर यह पहली बार नहीं हुआ है। ठीक 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र वॉश आउट हुआ था और कारण 2015 में व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले के मुद्दे पर मॉनसून सत्र बिल्कुल सफाया हो गया था और ठीक 11 साल बाद छात्रों से जुड़ा हुआ, युवकों से जुड़ा हुआ मामला, उसी मामले एक तरह के देखा जाए 2026 में भी व्यापम जैसा घोटाला हुआ है नीट को लेकर। तो 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट, तो इसी मुद्दे पर यह मॉनसून सत्र का वॉश आउट हुआ है। तो 11 साल में कुछ बदला नहीं है, पर मुद्दे वही रहे हैं। 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट और एनटीए की खामियां। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की ओर से कि एकता और एकजुटता साफ दिखाई गई। ठीक 18 दिन के लिए रोज सुबह, लगातार 18 दिन रोज सुबह एलओपी राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में, पार्लियामेंट में सभी विपक्ष के फ्लोर लीडर की बैठक हुआ करती थी। हम उस दिन की रणनीति तय करते थे और 18 दिन तक लगातार हम उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते को हमने उसी दिन 10 बजे को तय किया था। हमारी ओर से मैं समझता हूं 5 बड़ी उपलब्धियां हैं इस मॉनसून सत्र को लेकर। पहली उपलब्धि ये रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जो सरकार इस सत्र में लाना चाहती थी, वो शीतकालीन सत्र तक टल गया है। दूसरी बड़ी सफलता है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, VBSA विधेयक, जो सारे विश्वविद्यालयों का भयंकर केंद्रीयकरण करने का एक विधेयक है। वो भी एक जॉइंट कमेटी को भेजा गया था। वो जॉइंट कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली थी। हमने कई सवाल उठाए, कई आपत्तियां अपनी जताई और खुशी की बात है कि वो रिपोर्ट भी टल गया। तीसरा जो विधेयक आने वाला था, जिसका रिपोर्ट तैयार किया गया था जेपीसी का, वो बर्खास्तगी विधेयक, संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, मैंने इसको डिसमिसल बिल कहा है, ये बर्खास्तगी, ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक है। ये रिपोर्ट तय किया गया था, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो रही थी, पर उस बैठक के बीच में ही कहा गया कि ये रिपोर्ट इस सेशन में नहीं आएगा, अगले सेशन में लाया जाएगा, यानी कि नवंबर के सेशन में लाया जाएगा। चौथा मैं समझता हूं FCRA बिल, FCRA संशोधन विधेयक, जो बार बार गृह मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते थे अपने कमरे में बैठकर कि अब आने वाला है, FCRA बिल जेपीसी को भेजा गया। ये एक सही कदम था। हालांकि हमारी मांग थी कि इस बिल को पूरी तरीके से वापस लिया जाए और एक बार फिर पेश किया जाए ताकि वो बिल जेपीसी को जा सके। वो नहीं हुआ, पर इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्ष की एकता और एकजुटता, कई मुख्यमंत्रियों का दबाव, नागरिक संस्थाओं की चिंता की वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा FCRA बिल जेपीसी को भेजने के लिए।
अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। केबीटी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर देहरादून में सांस्कृतिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जन्म दिवस की शुभकामना दी। इस अवसर पर उनके गीतों के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित पुस्तक माउंटेन मेलोडीज ऑफ नरेंद्र सिंह नेगी का विमोचन किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अभिनेता, रंगकर्मी और नाटककार ताई तुगुंग को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक भाषा, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में नेगी जी का योगदान अतुलनीय है। आज बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि लोक संस्कृति के अग्रदूत श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को समर्पित संस्कृति सम्मान प्रदान करने का ये श्री ताई तुगुंग जी को ये शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय नेगी जी के नाम से दिया जाने वाला ये पुरस्कार प्रतिष्ठित सम्मान हिमालय राज्यों में जो संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोग हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हैं। पिछले वर्ष हमने हिमाचल के प्रोफेसर साहब आए थे, उनको ये पुरस्कार यहीं पर दिया था और हम सब गौरवान्वित हुए थे उनको पुरस्कार देके। पहले पुरस्कार की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी से हुआ था। तो ऐसे महान व्यक्तित्वों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और हमने अभी देखा, मुझे बताया गया कि हमारे जो इस बार के जो सम्मान वाले हैं ये तुगुंग जी प्रख्यात रंगकर्मी हैं, अभिनेता है और नाटककार है। उनको देने का हम सबको ये शुभ अवसर मिला है। और आपने नीसी भाषा, अरुणाचली हिंदी के साथ साथ अपने नाटकों, रंगकर्मों और सिनेमा के माध्यम से नीसी समाज की लोक संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक सरोकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाई है। आपका जो चर्चित नाटक लप्या और फिल्म संगी माई, जिसका प्रदर्शन कांस फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ, ये आपकी रचनात्मक यात्रा के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। मैं आज इस अवसर पर श्री ताई तुगुंग जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ कार्यक्रमों में गया हूं। एक समय में तो थोड़ा और कठिन था, लेकिन अब 2014 के बाद देश में बहुत सारा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन जहां पर हिंदी को समझ पाना भी कठिन है, हिंदी समझ पाना भी कठिन है, वहां पर हमारे तुगुंग जी इतनी शानदार हिंदी में जो है इन्होंने यहाँ पर हम सबके सामने संवाद किया। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और इस आयोजन के लिए भी, जो आयोजन होता है, इसके लिए भी मैं हृदय तल से आयोजकों को, सभी आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये अवसर इसलिए भी विशेष है कि आज आदरणीय नेगी जी के जीवन और व्यक्तित्व और उनकी जो दशकों लंबी संगीत यात्रा है, इस संगीत यात्रा को शब्दों में पिरोती पुस्तक माउंटेन मेलोडीज ऑफ नरेंद्र सिंह नेगी का विमोचन भी किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है
कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का पुनः मैं एक बार अभिनंदन करते हुए, अनेक लोग आज अनेक स्थानों से आए हैं जिनका गणी भाई ने यहाँ से संबोधन किया था, मैं उन सब का भी आज यहाँ इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और श्री ताई तुगुंग जी को एक बार फिर से हम सब की तरफ से बहुत बधाई कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं और आपको देखकर जो लोग अभाव में रहते हैं, जिनके जीवन में कठिनाई है, वो सच में आपको अपना प्रेरणा स्रोत पाएंगे। और फिर से आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को उनके जन्म दिवस पर एक बार फिर से उनको बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राजस्थान के जयपुर में खुशियों की चाबी मेरा आवास मेरा अधिकार समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के पात्र परिवारों को जयसिंहपुरा खोर में तैयार आवासों और फ्लैट्स के निःशुल्क आवंटन पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मिलने से इन परिवारों को स्थिरता मिलेगी और बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आज का ये दिन उन परिवारों के जीवन में नई शुरुआत करेगा, क्योंकि आदमी कल्पना कर सकता है कि जिसके पास घर नहीं हो, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में उसका जीवन कैसा होता होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं कि आजादी के 80 साल बाद भी आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा राज किया, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो गरीब कल्याण की योजना है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को कैसे संबल मिल सकता है, उसके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है। अगर ये कोई सोच है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारी न्याय की अवधारणा बताने वाले बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर साहब की जो कल्पना थी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला ही बजट जब हमारी सरकार बनी आया था, हमने उसी में घोषणा की थी कि ऐसे लोगों को आवास भी बनवाएंगे, ऐसे लोगों को पट्टा भी देंगे, ऐसे लोगों को रोजगार करने के अवसर मिले, इसलिए उनको हम ऋण भी देंगे, अनुदान भी देंगे। मेरे मित्रों, क्योंकि राजस्थान की सामाजिक न्याय यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज प्रारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने कहा है कि आपको स्थायी रूप से आवास भी देंगे, पट्टा भी देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा भी देंगे। आज आपको अपने पक्के घर का आवंटन पत्र मिला है। यह आपके सम्मान, सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य का एक अधिकार पत्र है। खेल में भी आगे आए, शिक्षा में भी आगे आए। मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि आज जिन परिवारों को अपने घर मिल रहे हैं उन्हें मैं हृदय से पुनः बधाई देता हूं। आपका जीवन सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास से भरपूर्ण हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम